ऑलराइट जी। सो आज थोड़ा सा जरा डिफरेंट सेटअप है। आज हम ये करने लगे हैं कि पीपल आर सेइंग के सर हमें रिवाइज करवा दें माइक्रो, बिकॉज माइक्रो में उनको हो रहे हैं इश्यूज। अच्छा, बाय द वे ये मैंने अभी एक लिखवाया है ये क्वेश्चन, इसको भी देख लें जरा आप लोग। ये अक्टूबर नवंबर 2025 4-1 था। ठीक है। Evaluate the effect of a rise in the exchange rate, basically appreciation on achievement of macroeconomic aims. अप्रिसिएशन से मैक्रो इकोनॉमिक एम्स को क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक एम्स हैं क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड्स, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, इन्फ्लेशन कम करना, पॉवर्टी कम करना, इनकम डिस्पैरिटी कम करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, पोल्यूशन वगैरह कम करना। ठीक है। इन एम्स के ऊपर अप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो ये मैंने फिर थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक एम्स बता दिया। ठीक है। ये एम्स आ गए, फिर स्ट्रेट वे में आ गया अप्रिसिएशन होता क्या है, थोड़ा सा वो बता दिया। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि देख सकें। ठीक है, अप्रिसिएशन आ गया ये सारा। उसके बाद हम आ गए किसके ऊपर? एक्सपोर्ट्स की प्राइस के ऊपर इंपैक्ट। हमने कहा कि अगर इलास्टिक है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गिर जाएगा, जिससे जीडीपी गिर जाएगा, जिससे। और इसको हमने दिखा दिया जानबूझ के, मैंने इस दफा इसको। When did we attempt this question? We did not attempt this question. ये किसी और को मैंने करवा रहा था। ठीक है, तो ये अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये यूट्यूब पे देख लीजिएगा। फिर आप इसको, इसका इंपैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट और उसके ऊपर दिखा सकते हैं किस पे? व्हाट यू कॉल जीडीपी पे। लेकिन मैंने जानबूझ के एडीएस पे नहीं दिखाया, बल्कि मैंने किससे दिखाया? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन से, ताकि आपको इसका भी पता चले। ठीक है। इसकी मार्क स्कीम में कैटेगोरिकली लिखा हुआ था कि इन दोनों में से कोई भी बना ले, लेकिन मल्टीप्लायर जरूरी है। इधर कॉन्सेंट्रेट कर लें। ठीक है, फिर इस फिगर 1 को मैंने समझा दिया। ठीक है, फिर मैं ले आया किसको? मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लायर सारा समझाया। फिर मैं आ गया कि जरूरी नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक एम्स को ये खराब ही करे। ठीक है। मैंने कहा अगर मार्शल एंड कंडीशन मीट नहीं हो रही, इन इलास्टिक है डिमांड, तो फिर क्या होगा? फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएगा, जिससे जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकता है। फिर मैंने एक और चीज बताई कि अप्रिसिएशन से इन्फ्लेशन कम हो जाती है। एडी कम हो रहा है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कम, और इंपोर्ट प्राइस कम होने से कॉस्ट पुश भी कम। तो एक और हमारा बेहतर हो गया मैक्रो इकोनॉमिक एम। फिर मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो सकता है। अगेन एन इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम। फिर एक और बात होगी कि एन अप्रिसिएशन में समटाइम्स सूट द इकोनॉमी, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे, जो कि पॉजिटिव आउटपुट गैप में। ठीक है, नॉलेज फेंकना है। देखें, पॉजिटिव आउटपुट गैप बताया, मल्टीप्लायर बताया, बना के दिखाया, जबकि क्वेश्चन कह नहीं रहा था। और इसका कंक्लूजन बस रह गया, वो हमने नहीं लिखा। ठीक है। तो ये एक आंसर था जो कि मैंने कहा आपको जरा दिखा दें। अच्छा जी। फिर पक्की बात है, रिवीजन करनी है, क्वेश्चन नहीं करने? चलें फिर रिवीजन कर लें। रिवीजन से कोई फायदा नहीं होना, अब आपने घर पे ही बैठ के पढ़े तो बेस्ट है, लेकिन चलें, क्योंकि आप लोग इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं कर लेता हूं। अच्छा जी, कहानी कहां से शुरू होती है? कंज्यूमर बिहेवियर की सारी कहानी यहां से शुरू होती है कि दो दो थ्योरीज हैं। कौन सी दो थ्योरीज हैं? मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, और दूसरा इंडिफरेंस एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है, उसमें सबसे कॉमन चीज क्या है? फसी कह रहा है क्वेश्चन वुड बी बेटर। मैं भी यही इसी के हक में हूं, लेकिन चलें आज कर लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या कहती है? मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। आपको टोटल यूटिलिटी पता होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी पता होना चाहिए, और आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता होना चाहिए। ये पता है सबको? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है?
if you keep on consuming more and more units of the same product, each additional unit will give you lesser units, lesser satisfaction than the previous one. टोटल यूटिलिटी बढ़ती है और फिर गिरती है। हर अगला यूनिट आपको पिछले से कम दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है ना सेटिस्फैक्शन। फिर जब वो डिससेटिस्फैक्शन पे चला जाता है, वहां से फिर टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू कर देती है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है अहमद भाई, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन किया था तो 15 नंबर, लेकिन फिर भी नहीं ठीक ना। तो सर अगर दूसरे में भी तो 11-12 आ जाएंगे फिर तो फिर पास हो ही जाऊंगा। यही तो मसला है कि किया नहीं ना दूसरा। वो तो फिर अब आता नहीं था ना तब। यही तो फिर मसला है, करते तो फिर वो होता, जो चीज है ही नहीं उस पर क्या कमेंट करे। ये हो गया। फिर आता है वन गुड मॉडल, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए कि पी इज इक्वल्स टू वीएमयू। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि, वो उसमें बाद में आता हूँ डिमांड कर, P इज इक्वल टू वीएमयू क्या है कि प्राइस शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इस पे सिर्फ एक एमसीक्यू आता है, वो एमसीक्यू हैंडल कर लेंगे कि एक कंज्यूमर सिर्फ वो क्वांटिटी, वन सिंगल, ये वन गुड मॉडल है, एक गुड खरीदते हुए वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसे लगेगा कि अगर $10 की चीज है तो वो उसे $10 की सेटिस्फैक्शन दे रही है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे मेन चीज पे, जो मल्टीपल गुड मॉडल है, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। ये लोगों को जरा समझना मुश्किल हो जाता है, जबकि ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है नहीं। देखें, अगर आप इक्विलिब्रियम में कब होंगे, कंसिडरिंग ऑल द गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर या मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, इसको मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर कहते हैं, ऑफ गुड ए इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बी पर डॉलर ऑफ गुड बी, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ऑफ गुड सी। और जितने भी गुड्स हैं, अगर 4,000 गुड्स हैं तो ये 4,000 तक जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ समझें, लिखा हुआ है सारा कुछ नोट्स में। इसको जरा हम टू गुड मॉडल पे सिंप्लीफाइड वर्जन पे ले आते हैं कि गुड एक्स और गुड वाई में बंदा इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये होगा। अब ये देखें, दो तीन रट्टे वाली चीजें हैं इसमें, सिंपल प्लेन रट्टा है। इसमें ये लिखना है कि यहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है एंड टोटल यूटिलिटी कैन नॉट बी फर्दर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय स्पेंडिंग मोर और लेस ऑन एनी वन प्रोडक्ट। देखिए, जब मैं आपसे पूछता हूँ आप खुश हैं सारी चीजों से, अगर आप कह देती हैं मैं खुश हूँ सारी अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यू आर इन इक्विलिब्रियम। बेस इक्विलिब्रियम कब है, जब आप चाह रहे हैं कि कोई एक गुड ज्यादा लें या दूसरा गुड कोई कम लें। बात समझ आई? तो जब आप सबसे खुश हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और इसको फर्दर और इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो इस चीज का रट्टा लगा लें कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम and cannot be further increased or decreased by spending more or less on any one product। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? इसमें डेटा अच्छा, अब इसमें डेटा आपको रटा हुआ होना चाहिए किसी भी तरह से। अब डिसइक्विलिब्रियम में आप कब जाते हैं, या तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाए या आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो। आई बात समझ में? अब इसको लिंक करना है आपने किसके साथ, डिमांड कर्व के साथ। आप फर्ज करेंगे जो गुड एक्स है उसकी प्राइस हम फिक्स कर देते हैं, कितनी, 20 पे है। गुड एक्स की प्राइस कितनी है, 20। और कितनी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी नहीं है रिमेंबर, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। क्वांटिटी अपनी तरफ से मैं 10 ले लेता हूं, 10 लिया जा रहा है अभी। फिर जब इसकी प्राइस बढ़ जाती है, 30 पे चली जाती है, प्राइस कहां चलेगी, 30 पे। तो अब देखते हैं होगा क्या। अब ये बंदा किस में चला गया, डिसइक्विलिब्रियम। जो चीज अब आपको कम सेटिस्फैक्शन दे रही है, वो क्या है, पहले ये दोनों बराबर थे, 2-2 था, अब ये कितना आ रहा है जरा बताएं मुझे, करके देखें। 1.3 एंड दिस इज स्टिल 2। जो कम सेटिस्फैक्शन दे रही है, इसकी क्वांटिटी को आप क्या करेंगे, कम करना शुरू कर। तो अब इसकी क्वांटिटी आप आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर। इसकी क्वांटिटी कम करेंगे तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना कम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ज्यादा। और तब तक ये करते रहेंगे जब तक ये वापस आप इक्विलिब्रियम पे, और इसकी क्वांटिटी कम करके आप कर क्या रहे हैं, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में है ही दो गुड्स, और हमने अज्यूम किया कि ये हमारा बंदा सारा सेविंग नहीं करता, तो सारा कुछ खर्च करेगा। तो वो ये कम ले रहा है तो फिर वो ये ज्यादा लेगा। तो जब ये, सॉरी, जब ये ज्यादा लेगा इसकी क्वांटिटी, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरना शुरू होगी। और ये तब तक होता रहेगा जब तक
मार्केट वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आई, फर्ज करें 10 से गिर के अपनी तरफ से ज्यूम करने 6 पे आ, तो ये हमें एक और पॉइंट मिल गया, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये डिमांड कर। समझ आया इसका मार्जिनल यूटिलिटी से क्या लिंक है? ठीक है, एक ये तरीका है, ये मेन तरीका है प्राइस के साथ लिंक करने का, डिमांड कर्व की डेरिवेशन शो करने का मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी से। दूसरा एक सिंपल तरीका भी है कि क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी बंदे को पता है कि जितना वो ज्यादा लेगा उतनी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, इसीलिए द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय लेस ऑफ द गुड व्हेन इंक्रीजेस द कंजम्पशन। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये फिर इसकी लिमिटेशंस बहुत जरूरी है। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये कौन सी दुनिया है जिसमें दो गुड्स हैं सिर्फ। फिर इसमें एक लिमिटेशन है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रखी हुई है हमने, कि वो चेंज नहीं हो रही, जबकि वो भी चेंज हो जाती है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है वो कहता है फिर उसके लिए कदर उसकी खत्म हो जाती है। फिर और क्या assumption है इसके अंदर, लिमिटेशन क्या है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी की? रैशनैलिटी, के कंज्यूमर रैशनल है, बेवकूफ नहीं है, जबकि असल में बहुत बड़े बड़े बेवकूफ इस दुनिया में हैं। फिर क्या है सॉवरेनिटी, कि कंज्यूमर का हर डिसीजन सॉवरेन है, उसने गुड लेना है वो लेगा, जबकि ऐसा नहीं। हो सकता है आपने नहीं भी लेना, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं भी दे रहा। अब पेट्रोल आपको कोई डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन तो नहीं देता, आपको पीते थोड़ी है पेट्रोल, लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी रखी हुई है तो गाड़ी ने पेट्रोल से चलना है। आई बात समझ में? तो इस तरह की भी चीजें हैं जो कि नेसेसिटीज हैं। ठीक हो गया? ट्रांजिटिविटी है, ट्रांजिटिविटी इसकी नहीं है, ट्रांजिटिविटी इंडिफरेंस एनालिसिस की। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं इस पे, क्वेश्चन आया हुआ है 20 मार्क। कोशिश करें कि इस पे ना किया जाए अंटिल बहुत रट्टा हुआ हो, लेकिन इनडिफरेंस एनालिसिस करने वाला सवाल है। इनडिफरेंस एनालिसिस क्या कहता है कि पहले तो इसकी assumptions रट लीजिएगा। इनडिफरेंस एनालिसिस की सबसे पहले assumptions रट लीजिएगा, टू गुड्स हैं, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है ओवर द पीरियड, वो सारी देख लीजिएगा। अब आ जाएं बजट लाइंस के ऊपर। परफेक्ट नॉलेज भी है यस। बजट लाइंस पे आ जाएं। बजट लाइन क्या बताता है? दोनों तरफ गुड्स हैं, ये क्वांटिटी ऑफ गुड ए है, ये क्वांटिटी ऑफ गुड बी है। बजट लाइन क्या बताता है? एक गिवन बजट में एंड गिवन प्राइसेस, गिवन बजट एंड गिवन प्राइसेस में दो गुड्स की कौन कौन सी क्वांटिटीज खरीदी जा सकती हैं। बेसिकली ये कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या है? वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीस। ये क्या है? ये कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व है कि कौन कौन सी पॉसिबल कंजम्पशंस आप ये बंदा कंज्यूम कर सकता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ले सकता है। आई बात समझ में? अगर इनकम बढ़ जाए, नॉमिनल इनकम, तो दोनों गुड्स अब ज्यादा लिए जा सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट राइट गुड्स। अगर इनकम कम हो जाए तो दोनों गुड्स कम लिए जा सकते हैं। फिर आ जाए आप किसमें? रियल प्राइसेस जब चेंज होती हैं, क्या चेंज होती हैं? रियल प्राइसेस जब चेंज होती हैं, तो अब गुड ए अगर महंगा हो गया है तो क्या होगा? गुड ए ज्यादा ले सकते हैं कम, तो गुड बी को क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो पिवटल शिफ्ट इनवर्ट्स। गुड ए अगर सस्ता हो गया है तो क्या होगा? अब आप गुड ए ज्यादा ले सकते हैं। सेम गोज फॉर, ये हैं सारे रियल इनकम। बेसिकली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रियल इनकम चेंज हो रही है, यू आर लेफ्ट विद लेस इनकम, दैट इज वाई आपका ये कॉम्बिनेशन अंदर आ गया। यू आर लेफ्ट विद मोर इनकम, तो आपकी ये बाय चल। इसी तरह गुड बी का भी सीन है। फिर आ जाए इंडिफरेंस कर्व पे। इंडिफरेंस कर्व क्या है? एक ग्राफ है जो कि दिखाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, द सेम टू गुड्स, जिसमें कंज्यूमर इनडिफरेंट है, जिसमें उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कौन से कॉम्बिनेशन ले ले। जितने भी कॉम्बिनेशन ये ग्राफ दिखा रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे कॉम्बिनेशन से उसको फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उसकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है। क्या है उसकी टोटल यूटिलिटी? कांस्टेंट है। व्हाट डज दैट मीन? कि लेट सपोज उसे 50 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी मिल रही है, irrespective of any combination he consumes of these two goods that is touching this graph। समझ आई बात की? द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, और ये टोटल यूटिलिटी दिखा रहा है। अगर ये 50 है तो 51 कहाँ होगा? इससे ऊपर। और 49 कहाँ होगा? इससे एक नीचे। क्योंकि जितना ज्यादा आप लेते हैं उतनी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है शुरू में।
एंड नो वन इज स्टूपिड इनफ कि वो जो चीज उसे डिससेटिस्फैक्शन दे रही है वो वहां पे जाए। इसीलिए डिमांड कर्व भी कभी नेगेटिव नहीं जाता। इसीलिए हम बेसिकली कहाँ रुक जाते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं। समझ आई? नो वन इज स्टूपिड इनफ के इससे आगे जाए। तो जैसे जैसे आप जाते जाएंगे, अगर ये 51 है तो फिर ये 52 होगी। डू वी गेट इट? 53। दो आईसीज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये 60 दे रहा है तो 61 शुड बी ऑलवेज अबव इट। ऐसे नहीं हो सकता कि 61 यहां से ऊपर है और यहां से नीचे, ये नहीं हो सकता। समझ आ गई बात की? इसको कहते हैं इंडिफरेंस मैप। अब इसकी शक्ल ऐसी क्यों है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? क्यों ऐसी, जल्दी से बता दे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसकी वजह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका वही चक्कर है। क्या चक्कर है? इधर इक्वल ले लें, ये देखें, 2 3 4। पहले एक के लिए, इस गुड ए के लिए आप कितने गुड बी छोड़ने के लिए तैयार थे इधर से इधर जाने के लिए? B1 से B2। ये ज्यादा है। अब ऑटोमेटिकली देखें क्या होगा। अब B2 से B3, जबकि इधर इक्वल ही है ना, लेकिन इधर ये डिस्टेंस कम हो गया। वाई? क्योंकि जैसे जैसे आप गुड बी की कंजम्पशन कम कर रहे हैं, ठीक है, तो गुड बी की मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है। इसको कहते, इसीलिए द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे आप इसको बढ़ा के इसको कम कर रहे हैं, यू आर सब्स्टिट्यूटिंग गुड ए इन प्लेस ऑफ गुड बी, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज फॉलिंग। तो MRS ऑलवेज फॉल्स as we move along an IC, and this is why an IC is shaped like this. It is inward bending. ठीक है, आई बात समझ में? Move along as we move along the IC. Is this clear? अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक कंज्यूमर क्या करना चाहता है अपने गिवन बजट में? सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करना चाहता है, ऐसा ही है? यू वांट टू गेन मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन विद इन योर गिवन बजट। अब एक बंदे का ये बजट है विद गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस, ढेरों ढेर आईसीज है। ये तो हमने एज्यूम किया हुआ है कि हमारा बंदा सेव करता ही नहीं है। अब एक आईसी यहां से गुजर रहा है, ये आईसी दे रहा है 114 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब वो यहां पे कंजम्पशन कर ले तो इतना गुड बी ले ले और इतना गुड ए ले ले, तो उसे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 114। बट दिस इज स्टूपिडिटी। व्हाई? क्योंकि वो 115 पे जा सकता है इसी बजट में रहते हुए, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। 116 पे भी जा सकता है, 17 पे भी जा सकता है। फर्ज करें 118 यहां पे टेंजेंट बनाता है, ठीक है, 117 ने यहां पे टेंजेंट बनाया। दिस इज द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉसिबल दैट दिस कंज्यूमर कैन गेन विद इन दिस गिवन बजट। ये बी वन और A1 आइडियल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इससे एक ऊपर क्या हो रहा है? अनअटेनेबल, डिससेटिस्फैक्शन नहीं, अनअटेनेबल, औकात से बाहर। औकात से बाहर है, 118 पे वो जा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी इतनी बजट ही नहीं। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? where the budget line makes a tangent to the IC. सिंपल एज दैट। एक हैवी साइंस है, इससे भी चल जाएगा, ये एक्स इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन एक हैवी साइंस क्या है? ये वो पॉइंट है जिसपे स्लोप ऑफ आईसी क्या है, जो MRS, ठीक है ना। अगर मैं टेंजेंट निकालूं, इसका स्लोप निकालूं, तो यहां पे ये इसकी स्लोप आ रही है ना, और स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों बराबर है, और वो क्या है? प्राइस ऑफ बी प्राइस रेशो। तो असल में इक्विलिब्रियम ये है, यहां पे स्लोप ऑफ आईसी और स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर है। मैथमेटिकली देखा जाए तो देखें, इस पॉइंट पे बजट लाइन की स्लोप कम है और इसकी ज्यादा है। इधर देखा जाए तो बजट लाइन की स्लोप ज्यादा है और इसकी स्लोप कम है।
सिर्फ ये एक वाहिद पॉइंट है जहां दोनों की स्लोप्स बराबर है। लॉजिकली देखा जाए तो ये वो रेट है जिसपे वो इन दोनों गुड्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है। ये वो रेट है जिसपे वो दोनों को मार्केट में सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और सिर्फ एक जगह है जहां पे ये दोनों रेट बराबर है, और वो ये जगह। आज के बाद इक्विलिब्रियम का होगा इधर। इज दिस क्लियर? बस फिर आगे सीन बहुत आसान है कॉन्सेप्चुअली। अगर आप पढ़े रट्टे लगाने की कोशिश करेंगे तो वो रट्टे नहीं चलेंगे, ग्राफ्स के थ्रू समझें, बहुत आसान है। फर्ज कर लें कि अब मैं नीचे क्या बना रहा हूं, गुड ए का डिमांड कर्व। तो यहाँ प्राइस ऑफ गुड ए है, क्वांटिटी ऊपर इन डिफरेंस एनालिसिस है, तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ गुड ए और क्वांटिटी ऑफ गुड बी एट एनी गिवन प्राइस। ये आ गई आपका क्या, बजट लाइन। हमारा बंदा इक्विलिब्रियम में है, ये आ गया हमारा बंदा एक्स पे। इतना गुड बी ले रहा है हमारा बंदा, और इतना गुड ए ले रहा है, और अभी प्राइस है P1। तो हमें हमारे एक पॉइंट मिल गया एम। ठीक है ग्राफ। अब क्या हुआ, गुड ए की प्राइस गिर गई फ्रॉम P1 to P2। क्या होगा ऊपर, क्या होगा, गुड ए सस्ता हो गया। बजट लाइन को क्या होगा, पिवटल शिफ्ट इनवर्ड आउटवर्ड, सस्ता हुआ है गुड ए, ज्यादा ले सकते हैं कम, तो बजट लाइन बाहर चली जाएगी। हमारा बंदा वहीं बैठा रहेगा। अब वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अफोर्ड कर सकता है, वो वहां जाएगा, वो हायर लेवल ऑफ आईसी पे चला। ये उसने कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, इसको गोली मारे उसने, इसको क्या किया, इसकी कंजम्पशन उसने A1 से बढ़ा के A2 पे ले गया। इसको नीचे ले जाऊं, ये क्या है, इस प्राइस पे हमारे बंदे की ये एक पॉइंट आ गया। ये क्या बन गया, इस तरह डिमांड कर्व इन डिफरेंस एनालिसिस से डिराइव हो रहा था। बात समझ आई? डिमांड कर्व इन डिफरेंस एनालिसिस से इस तरह डिराइव हो रहा था। नेक्स्ट, फिर आ गया शिफ्ट। अब आप सारी गेम खेल सकते हैं, कुछ भी जो आपका दिल चाहता है आप वो कर सकते हैं। ये आ गया डिफरेंस बजट लाइन, यह आ गया आपका आईसी। ठीक है। अब जब आपने डिराइव नहीं ना करना, तब आपने किसी एक रैंडम प्राइस के पॉइंट पे डिमांड कर्व बना लिया करना है। बन गया डिमांड कर्व। अब हुआ क्या, इनकम बढ़ गई। हमें एस से पता है कि इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड कर्व तो क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट करती है। ऊपर क्या होगा बताएं, पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। हमारा बंदा यहीं बैठा रहेगा, आगे जाएगा, बढ़ गई, प्राइस तो नहीं ना बढ़ी। उसी कीमत पे हमारा बंदा, द इंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? ये हैंडल हो जाएगा। इसी तरह अगर अंदर आ रहा होता फिर ये अंदर लेफ्ट शिफ्ट कर जाता। इज दिस क्लियर? आगे आ जाए। इसी तरह नॉन प्राइस फैक्टर्स जितने भी थे जो कि आपकी प्रेफरेंसेस को बदल देते, जो कि क्या करते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस को चेंज कर देते हैं, वो जरा थोड़ा सा टेक्निकल है, वो स्लोप एमआरएस की चेंज कर देते हैं ड्यू टू सम रीजन। क्या हो रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या कि यू स्टार्टेड प्रेफरिंग गुड ए, गुड ए की एडवर्टीजमेंट बढ़ गई। ठीक है, गुड ए की एडवर्टीजमेंट आ गई, गुड ए पे कोई बहुत ज्यादा, गुड बी तबाह हो गया, वॉट एवर। अब आप क्या करेंगे, ये वही आईसी है, रिमेंबर आई टोल्ड यू दो आईसी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये वही आईसी है जो थोड़ा सा इस तरह हो गया, ये वही आईसी है जो थोड़ा सा इस तरफ लीन कर गया, ये ज्यादा स्टीप हो गया। एमआरएस इसका बढ़ गया है बिकॉज नाउ यू प्रिफर दिस इवन मोर एज कंपेयर टू दिस वन। तो वही आईसी ज्यादा स्टीपर हो गया, तो वो टेंजेंट कहीं और बनाएगा। दोनों का है ना, तो दोनों का, इसको आपने कम कर दिया, इसको आपने ज्यादा कर दिया। समझ आई? वो पूरे का पूरा आईसी इस तरह नीचे शिफ्ट हो, तो ये कह रहे एमआरएस इंक्रीज कर गया, पहले से जो भी एमआरएस था वो एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ गया है एक किस्म का, गुड डे फॉर गुड डे फॉर गुड।
हाँ जी, नेक्स्ट। अब आती है मेन गेम। हो जाएगा। मेन गेम क्या है? मेन गेम है व्हाट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। बेसिकली ये जो सारा आप पढ़ रहे हैं, बल्कि एएस में जो आप पढ़ रहे थे, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, ये सब क्या था? ये प्राइस इफेक्ट था। ये क्या है? प्राइस इफेक्ट। लेकिन प्राइस इफेक्ट के अंदर फर्दर दो इफेक्ट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अब इनको समझना पड़ेगा। बेसिकली कहने का मतलब है, जब प्राइस बढ़ती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो गिरती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, थोड़ी सी गिरती है इनकम इफेक्ट की वजह से, और इस टोटल को कहते हैं प्राइस इफेक्ट। इसी तरह प्राइस जब गिरती है तो थोड़ी सी बढ़ती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, थोड़ी सी बढ़ती है इनकम इफेक्ट की वजह से। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था? आपको अगर प्राइस लेट सपोज गिर रही है मैकडॉनल्ड्स की, तो आपको मैकडॉनल्ड्स बाकी अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में सस्ता लगना शुरू हो जाएगा। तो कुछ कंजम्पशन आप इसकी बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको खरीदना कम कर देंगे। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं ना आए अभी, तो आपने कैसे कंजम्पशन बढ़ा ली? आपने उनको खरीदना छोड़ दिया और उसकी जगह आपने इधर जाना ज्यादा कर दिया, इसकी कंजम्पशन बढ़ गई। ये एक रीजन है कंजम्पशन। फिर अगर आपकी प्राइस गिरती है, तो अगर आप उस प्रोडक्ट को उतना ही लें, तो एट द एंड ऑफ 10 दफा आप खाते थे महीने में, 10 दफा आपने खा लिया महीने में, लेकिन अब आपने रियलाइज किया यूर लेफ्ट विद मोर मनी, क्योंकि वो तो आधा हो गया। पहले 2,000 बिल बनता था हर रोज मैकडॉनल्ड्स का, ठीक है, अब हर रोज बिल बिल बन रहा है 1,000 रुपया। तो एट द एंड ऑफ 20 डेज यू विल रियलाइज कि मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसे बच गए। तो वो पैसे भी आप इस प्रोडक्ट पे फर्दर लगाएंगे, लेकिन शर्त क्या है? ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ नॉर्मल गुड। इट शुड बी अ नॉर्मल गुड। अब इस साइंस को देख लेते हैं। अब सारे पैसे इसको देखने के, दिस इज क्वांटिटी ऑफ गुड ए, दिस इज क्वांटिटी ऑफ गुड बी। देखा, ज्यादातर आवाम भाग गई है, क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन का चक्कर चला दिया है। इससे कोई फायदा होना नहीं है वैसे किसी को भी, ये भी मैं आपको बता दूं। फायदा होता है सिर्फ पेपर्स का। ये आ गया आपका, ये, और ये आ गया आपका इतना। यूर बाइंग दिस मच ऑफ गुड बी एंड यूर बाइंग दिस मच ऑफ गुड ए। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस? प्राइस ऑफ गुड ए फॉल्स। प्राइस ऑफ गुड ए गिर गई तो क्या होगा? बजट लाइन शिफ्ट्स इन अ पिवटल मैनर आउटवर्ड्स। इसके ऊपर अगर मैंने फाइनल आईसी बना दिया और यहां आ गया, ये तो बात तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? ये टोटल प्राइस इफेक्ट है। गोरा हमें कहता है कि मुझे दोनों अलग अलग आपने दिखाने हैं। फिर कैसे दिखाएं? उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक इमेजिनरी बजट लाइन। ये बजट लाइन बेसिकली क्या है? ये पैरेलल इस लाइन के है, लेकिन टेंजेंट पुराने इंडिफरेंस कर्व पे। नाउ व्हाई इज इट पैरेलल टू द न्यू बजट लाइन? नई प्राइसेस कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्लू, द लाइन विच इज इन ब्लू, और द लाइन विच इज इन ब्लैक? नई प्राइसेस ब्लू लाइन है, उसकी स्लोप नई प्राइसेस, नए प्राइस रेशो को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन मैं उसको रीस्टोर कर रहा हूं पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसको मैं हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे जाने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसमें इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों इन्वॉल्व। मैं इनकम इफेक्ट निकालने चाह रहा हूं, जो एक्स्ट्रा इनकम उसकी बड़ी है, रियल इनकम। मैं उसको कह रहा हूं कि ये इनकम अभी तुम खर्च ना करो, ये तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन उसको पता तो चल गया ना, गुड ए सस्ता है और गुड बी अभी भी उसके मुकाबले में महंगा हो गया, तो वो रिएक्ट तो करेगा। उसने क्या किया? उसके पास एक्स्ट्रा पैसे वो नहीं थे जो बच रहे थे, लेकिन उसने गुड ए की कंजम्पशन फिर भी बढ़ा दी। किस तरह बढ़ाई जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं थे? उसने गुड बी, जो कि उसको अब महंगा लग रहा था, वहां जाना कम कर दिया। तो गुड बी की कंजम्पशन उसने कम कर दी, उसकी जगह गुड ए की कंजम्पशन बढ़ा दी। ये क्या है? सब्सटीट्यूशन। फिर उसने थोड़े अरसे बाद रियलाइज किया मेरे पास तो पैसे बच गए। वो पैसे वो यहां लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। कब लगाएगा? अगर ये नॉर्मल गुड है। तो नाउ यू मेक श्योर कि A3 जो है, जो फाइनल आईसी बनना है,
वो इस तरह बने कि A2 से आगे आए A3। ठीक है। और आइडियल होता है कि आप यहां पे बनाएं इसके बिल्कुल सामने। नहीं भी बनता, बस इससे आगे आना चाहिए। ये क्या है? इनकम इफेक्ट। वो उसकी रियल इनकम बढ़ गई थी, ही हैड मोर मनी टू स्पेंड, दैट इज व्हाई ही कुड अफोर्ड टू गो टू अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, a न्यू सेटिस्फैक्शन लेवल। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। और ये टोटल क्या है? ये टोटल क्या है? प्राइस। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा वही रहेगा, जो मर्जी प्राइस हो, जो मर्जी हो रहा हो, प्रोडक्ट हो। चेंज क्या होगा? अगर ये इंफीरियर गुड होता, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ने वहीं रहना। लेकिन क्योंकि ये इंफीरियर गुड है, वो एक्स्ट्रा पैसे आप इस पे ना खर्च करते, तो आप वो कहां लगाते? इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता। बट मेक श्योर कि इनकम इफेक्ट, इंफीरियर गुड डज फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस गिरी है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बढ़ा, इनकम इफेक्ट नेगेटिव हुआ, लेकिन पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से वो इनकम इफेक्ट क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ताकि प्राइस इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही आए। तो कहां बनाऊं आईसी? ऐसा बनना चाहिए आईसी के A2 और A1 के दरमियान में आए। तो आईसी का जो टेंजेंट है वो यहां है, जेड यहां बने। तो वी गेट? हाँ, व्हाट पार्ट? क्योंकि इनकम इफेक्ट इस दफा नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव होना है, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं होना कि A1 से पीछे चला गया। A1 से पीछे चला गया फिर तो प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव हो गया। फिर तो इसका मतलब वो प्राइस गिरी है, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी डिमांडेड ओवरऑल शुड इंक्रीज, तो इसलिए दरमियान में आना चाहिए। बात समझ आई? और अगर ये गिफिन होता, गिफिन में फिर नहीं मैटर करता। तो गिफिन जो है वो टोटली इधर आ जाता। यस, वो टोटली इधर आ जाता। A3 यहां। डू वी गेट इट? तो ये तीनों में फर्क है। इसी तरह प्राइस इंक्रीज है, नीचे डिमांड की डेरिवेशन है। ठीक है, जाया किया आज की क्लास आप लोग। क्या प्रोडक्टिव? कोई प्रोडक्टिव नहीं थी। इससे बेहतर हम क्वेश्चन कर लेते इसका। ये तो घर पे बैठ के रटे लगाने हैं खुद।